नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सर अरविंदो फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 5। प्रीवियस पार्ट में हमने टेंशन, नॉर्मल ये सब पढ़ा हुआ है। आज पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स, लामिस थ्योरम, पुश पुल, ये सब पढ़ेंगे। इनके ऊपर क्वेश्चन कुछ करेंगे, फिर पुली मास सिस्टम हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये रिजिड सरफेस है जिससे लटका हुआ है ये 3 kg का मास, ये 5 kg का मास, ये स्ट्रिंग से लटका हुआ है। निकालना क्या है? T1 टेंशन, T2 टेंशन। तो इसको कैसे करेंगे, ट्राई कीजिए खुद से। कैसे करेंगे इसको, देखिए। फर्स्ट, ये इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा 5 kg का वेट, ठीक है। तो ये लटका हुआ है जिस स्ट्रिंग में, उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T1। पहले हमें T1 निकालना है। इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगा है? नीचे की तरफ। क्या लगा है? इसका वेट mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है? 5 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ गया? 50 न्यूटन। तो यहाँ पे ये जो 50 न्यूटन है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? ये टेंशन। तो यहाँ पे T1 कितना आ गया? 50 न्यूटन, ठीक है। देन T2 निकालना है। T2 के लिए ये 3 kg जो मास है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये है 3 kg का मास। इसके ऊपर कहाँ कहाँ फोर्स लगे हैं? ऊपर लगा है टेंशन T2, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है, इसमें इस तरफ कितना है? T1 टेंशन। इस तरफ भी उतना ही होगा, T1 टेंशन, ठीक है। तो ये जो 3 kg का मास है, इसके ऊपर नीचे भी टेंशन लगा होगा T1, और इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा है? नीचे की तरफ इसका अपना खुद का वेट mg। मास कितना है? 3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, कितना आ गया? 30 न्यूटन। तो T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा T1 प्लस mg। T1 प्लस mg। T1 कितना है? 50 न्यूटन प्लस mg कितना है? 30 न्यूटन। कितना आ गया? 80 न्यूटन। तो T1 कितना आ गया? 50 न्यूटन। T2 कितना आ गया? 80 न्यूटन। टेंशन कैसे निकालना है, समझ में आ गया? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके आगे और क्रिटिकल क्वेश्चन में हम करेंगे, जिसमें हम टेंशन निकाल के देखेंगे कैसे निकालना है टेंशन। लिख लीजिए इसको। देन नॉर्मल के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये है एक 3 kg का मास, ये है 7 kg का मास, ठीक है। इसे ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है कितना? N1। 7 kg 3 kg के ऊपर नॉर्मल लगा रहा है कितना? N2, ठीक है। तो यहाँ पे N1 N2 का वैल्यू अपने को निकालना है। फर्स्ट 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा 3 kg का मास, इसके ऊपर कहाँ कहाँ फोर्स लगा है? इसके ऊपर ये 7 kg का जो वेट है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा है, रहा है कहाँ? अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड इस डायरेक्शन में N2। नीचे की तरफ इसका अपना खुद का वेट mg। तो कितना आ गया? मास कितना है? 3 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो ये आ गया 30 न्यूटन। तो N2 इसको बैलेंस कर रहा है, तो N2 कितना है? 30 न्यूटन। देन निकालना क्या है? N1 निकालना है। तो 7 kg का जो मास है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसके ऊपर कहाँ कहाँ फोर्स है? N2 इसके ऊपर ऊपर की तरफ है। इसके ऊपर कहाँ है? ऊपर की तरफ है क्या? नहीं, यहाँ पे देखिए, ये जो N2 का फोर्स है, ये लगा कौन रहा है? 7 kg। इसके ऊपर 3 kg के ऊपर, तो डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में। उसके रिएक्शन में ये जो 3 kg का
मास है ये 7 केजी के ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में? उसके ऑपोजिट में। तो यहाँ पे N2 कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ। ये वाला जो फोर्स है ये 7 केजी लगा रहा है 3 केजी के ऊपर। ये वाला जो N2 है ये 3 केजी लगा रहा है 7 केजी के ऊपर उसके रिएक्शन में। ये एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन फोर्स। समझ में आ गया? और क्या है इसके ऊपर? N1 ऊपर की तरफ जो कि ग्राउंड इसके ऊपर लगा रहा है 7 केजी के ऊपर। और क्या है इसके ऊपर फोर्स? नीचे की तरफ इसका अपना खुद का वेट। तो कितना होगा? मास कितना है 7, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया? 70 न्यूटन। तो यहाँ पे N1 कितना हो जाएगा? N2 प्लस mg। N2 कितना है? 30 न्यूटन। mg कितना है? 70 न्यूटन। टोटल आ गया 100 न्यूटन। तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे समझ में आ गया? टेंशन कैसे निकालने में समझ में आ गया। ठीक है? इसके ऊपर और अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। पुश पुल में हम नॉर्मल टेंशन ये सब निकाल लेंगे। उसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। तो लिख लीजिए इसको। देन आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो पहले हम इक्विलिब्रियम क्या होता है जानते हैं। मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 0, तो इसका जो स्टेट है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है F1 फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा है F2 फोर्स। ठीक है? तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कंडीशन क्या होगा इक्विलिब्रियम का? फॉर इक्विलिब्रियम F1 शुड बी इक्वल टू माइनस F2। इसका मतलब क्या है? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। अगर F नेट 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है? वैसे ही अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में F1 फोर्स, इस डायरेक्शन में F2 फोर्स, इस डायरेक्शन में F3 फोर्स हो, 3 फोर्स लगे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा? F1, F2, F3 ये तीनों फोर्स का अगर वेक्टर सम 0 होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? इक्विलिब्रियम में। तो कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम का इसके लिए? फॉर इक्विलिब्रियम F1 प्लस F2 प्लस F3 शुड बी इक्वल टू 0। यानी कि इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? 0। ये आ गया इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स क्या है? Concurrent forces are two or more forces whose line of action intersect at a single common point। यहाँ पे ये देखिए, ये है F1 फोर्स, ये F2 फोर्स, ये F3 फोर्स, ये F4 फोर्स, ये F5 फोर्स। है ना? यहाँ पे ये 5 फोर्स है। इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो ये सारे फोर्स क्या है? कंकरेंट फोर्स। When such force act on a body and their vector sum is 0। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। अगर इन सब का वेक्टर सम 0 है, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 इक्वल टू 0, तो क्या होगा? दैट इज ऑल फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट बैलेंसेस ईच अदर एग्जैक्टली। यानी कि ये सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। देन द बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लगे हैं वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। क्योंकि इतने फोर्स लगने के बाद भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन दिस स्टेट द बॉडी एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स एंड नो एक्सेलरेशन। एज ए रिजल्ट बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट नॉर इट्स यूनिफॉर्म मोशन चेंजेस। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। क्योंकि इतने सारे जो फोर्स लगे हैं ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की क्या है इसके ऊपर? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स क्या है? कॉन्करेंट फोर्स मतलब दो या फिर उससे ज्यादा फोर्स
जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन है कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन सब का वेक्टर सम 0 हो गया तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया 0, तो वो आ गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम 2 डायमेंशनल में क्या होगा, 3 डायमेंशनल में क्या होगा। अगर 2 डायमेंशनल में इन 2D फॉर इक्विलिब्रियम, अगर मान लेते हैं F फोर्स लगे हैं तो जितने भी फोर्स है उनका x कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। ये क्या पे 2 डायमेंशनल में। अगर 3 डायमेंशनल में हो इन 3D तो x कोऑर्डिनेट समेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ठीक है। जो फोर्स है उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इन सबका x का समेशन 0 होना चाहिए, y का समेशन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे F1 F2 F3 F4 ये F5 5 फोर्स है, ठीक है। तो ये F1 का इस तरफ ही क्या है x कोऑर्डिनेट, इसका इस तरफ क्या है y कोऑर्डिनेट, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट। इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी सबका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला के 0 होना चाहिए, सारे वर्टिकल कंपोनेंट मिला के 0 होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा। अगर 2 डायमेंशनल है तो x एक्सिस y एक्सिस में है, अगर 3 डायमेंशनल है तो x y z तीनों एक्सिस में है। इसीलिए 2 डायमेंशनल में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों का समेशन 0 होना चाहिए, 3D में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट तीन कोऑर्डिनेट का समेशन 0 होना चाहिए फोर्स, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स है ये दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक एक डायनामिक। स्टैटिक क्या है, डायनामिक क्या है, देखिए एक है स्टैटिक एक है डायनामिक। स्टैटिक मतलब दोनों में ही नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रेस्ट पे होगा, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे होगा। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन 0, कोई एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं करेगा, नेट एक्सेलरेशन 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, समझ में आ गया। यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट पे है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मोशन में होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, समझ में आ गया। स्टैटिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, लिख लीजिए इसको। देन हम लामीज थ्योरम पढ़ते हैं, फिर कॉन्करेंट फोर्स लामीज थ्योरम दोनों को मिला के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी पढ़ते हैं हम लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या है, इफ ए 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल keep it in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। यानी कि ये तीनों फोर्स हैं जो कि एक पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है, और वो पार्टिकल क्या है इक्विलिब्रियम में है। तब क्या होगा, ये जो फोर्स है F1 ये डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होगा किसको, F2 F3 जो बाकी दो फोर्स है इनके बीच में जो एंगल है उसके साइन को, यानी कि F2 F3 के बीच में एंगल कितना है अल्फा, तो F1 विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। वैसे ही F2 फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू एंगल साइन ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2, यानी कि हर एक फोर्स क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा बाकी दो फोर्स जो है उनके बीच में जो एंगल है उसके साइन से, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है
इससे एक फॉर्मूला निकलता है क्या, F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ठीक है, देखिए F1 क्या है, प्रोपोर्शनल है किससे, F2 F3 के बीच में जो एंगल है उसके साइन से, तो F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, हम इसे क्वेश्चन करेंगे। ये जो लामिस थ्योरम है इसके कंडीशन क्या है, फर्स्ट कोप्लानर होना चाहिए, ये जो तीन फोर्स है ये क्या होना चाहिए, कोप्लानर, एक प्लेन में नहीं होगा तो नहीं होगा। सेकंड क्या है, कंकरेंट होना चाहिए, ठीक है, एंड क्या है, इक्विलिब्रियम। ये तीन है इसके कंडीशन, यानी कि तीन फोर्स एक प्लेन में होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए, यानी कि तीनों का लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, एंड ये तीन फोर्स जिस पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तब क्या होगा, लामिस थ्योरम का हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन क्या है, F1 F2 F3 तीन कंकरेंट फोर्स है जो कि इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ऐसा क्वेश्चन दिया है, कुछ मेंशन नहीं है, कुछ अगर थ्योरी दिया होगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, थ्योरी में लिखा होगा कि इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इन तीनों फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम है तो कंडीशन क्या है, तीनों का वेक्टर सम कितना होगा, 0। तो उससे हम क्या निकालेंगे, F3 फोर्स। तो F3 फोर्स को निकालेंगे कैसे, देखिए अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों का वेक्टर सम कितना होना चाहिए, 0। तो ये जो F3 है ये कितना होगा, इसको बैलेंस कौन करेगा, क्या F2 करेगा, F2 तो इस डायरेक्शन में है, क्या F1 करेगा, F1 तो इस डायरेक्शन में है, ये तो इस डायरेक्शन में है, तो इसको बैलेंस करेगा कौन, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, तो इसके ऑपोजिट में कौन सा फोर्स होगा, ये जो F2 फोर्स है इसका ये वाला कंपोनेंट, ये जो F1 फोर्स है इसका ये वाला कंपोनेंट। अगर वर्टिकल के साथ ये 60 डिग्री पे है तो F2 का ये वाला कंपोनेंट क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या होगा F2 cos थीटा। वैसे ही F1 का ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, F1 cos थीटा। ये क्या है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, उसकी हमें जरूरत नहीं, हमें चाहिए क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो F1 cos थीटा कितना है, F1 कितना है 10, तो 10 cos थीटा, F2 कितना है वही 10, तो ये भी 10 cos थीटा, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 cos थीटा। ठीक है, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो पुट कर देते हैं 20 cos 60, cos 60 कितना है 1/2, तो 20 इंटू 1/2 दैट इज 10 न्यूटन, तो F3 कितना आ गया 10 न्यूटन। समझ में आ गया कैसे करेंगे इसको, लिख लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर वैसा ही कंडीशन हो, यहाँ पे इस तरफ 20 न्यूटन, इस तरफ नहीं 10 न्यूटन रखते हैं, इसके बाद 20 न्यूटन करेंगे। ठीक है, इसको एक और चीज समझिए, इस तरफ भी 20 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन वर्टिकल के साथ, ये 30 डिग्री पे, ये भी 30 डिग्री पे, निकालना क्या है, ये वाला फोर्स निकालना है हमें। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट, दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों क्या है सेम है, मान लेते हैं ये, इसको निकालना है हमें F2। ठीक है, ये है F1, ये है F3, तो ये जितना है ये भी इतना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 न्यूटन
इंटू कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री, तो कितना होगा 2 इंटू 10 इंटू कॉस 30 √3/2, तो 10√3 न्यूटन। ये क्या आ गया F2 आ गया 10√3 न्यूटन। समझ में आ गया? इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा ये फोर्स। इसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर ये एक फोर्स है और इस डायरेक्शन में ये है F1, इस डायरेक्शन में ये है F2, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, इसका भी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, या फिर इसका मैग्नीट्यूड है F, इसका मैग्नीट्यूड है F, तब अगर ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर अगर इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा? वो होगा √3F। समझ में आ गया? कितना होगा? √3F। अगर दो फोर्स है, यहाँ पे मिटा देता हूं, यहाँ पे सीरियली लिख लेंगे, ठीक है? अगर ये एक फोर्स है F, ये एक फोर्स है F, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग, अगर इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? √2F। समझ में आ गया? वैसे ही अगर ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये है F, ये भी है F, दोनों का डायरेक्शन अलग, इनके बीच में एंगल है 0.20 डिग्री, तो फिर इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट भी होगा F। इसको क्यों बता रहा हूं? ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वेक्टर के फोर्स के, जो उनको करने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी? देखिए, यहाँ पे इस तरफ है 10 न्यूटन का फोर्स, इस तरफ है 10 न्यूटन का फोर्स, ये जो हम निकाल रहे हैं इन दोनों का ये जो कंपोनेंट है उनको ऐड करके निकाल रहे हैं। एक तरह से ये जो दो फोर्स है इसके क्या निकाल रहे हैं? रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं। देखिए, ये है 10 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये 30, ये 30, टोटल कितना है? 60 डिग्री। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? √3F, यानी कि √3, फोर्स कितना है? 10, कितना आ गया? 10√3 न्यूटन। ठीक है, हमने जो सॉल्व किया था कितना आया था? यही आया था ना। हमने यहाँ पे जो इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट मिला के निकला था, इतना ही आया था। एक और क्वेश्चन करके समझते हैं इसको। देखिए, ये है 20 न्यूटन, ये है 20 न्यूटन, ठीक है। ये वर्टिकल के साथ ये कितना है? 30 डिग्री पे, ये भी है 30 डिग्री पे, ठीक है। तो ये फोर्स हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 20 cos 30, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 20 cos 30, मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 20 इंटू cos 30, तो 2 इंटू 20 इंटू cos 30 कितना है? √3/2, तो कितना हो गया? 20√3, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व किया। वहीं पे अगर हम ये यूज कर लेंगे तब क्या होगा? देखिए, दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? √3F, यानी कि √3 इंटू 20 √3 आ गया। सिंपल आंसर। इसे सॉल्व करना नहीं पड़ा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे इनके बीच में अगर एंगल गिवन होता 45 डिग्री, 45 डिग्री, तब क्या करते? इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट को ऐड करते हैं। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 20 cos 45, तो दोनों को मिलाएंगे कितना होगा? 2 इंटू 20 cos 45, कितना होगा? cos 45 कितना होता है? 1/√2, तो यह हो जाएगा
40/√2 दैट इज 20√2। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल एंगल कितना है 45 प्लस 45 यानी कि 90 डिग्री हो गया। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, तो रिजल्टेंट क्या होगा √2f यानी कि √2 इंटू 20 डायरेक्ट आ गया आंसर। समझ में आ गया क्यों बता रहा हूँ ये इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन में आसानी होगी। वैसे ही अगर यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री टोटल 120 होता तो रिजल्टेंट क्या होगा एफ यानी कि 20 न्यूटन होता। समझ में आ गया, ये तीनों लिख लीजिए, चाहिए तो याद कीजिएगा, नहीं चाहिए तो आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट जिसका मास है 10 kg, ये स्ट्रिंग से लटका हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ है ये है 2 सेंटीमीटर। इसका जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है इसका ये रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन निकालना है आप। तो करेंगे कैसे इसको, देखिए इसका यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां से लगा हुआ है ये स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो रेडियस है कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल स्ट्रिंग है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर जो यहाँ पे है यहाँ पे भी वही होगा ना, रेडियस तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो टोटल लेंथ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। जो टोटल लेंथ है कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अगर ये टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गया, ये क्या लग रहा है हमें, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह लग रहा है। ये राइट एंगल है ना, तो ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेनस है 5 सेंटीमीटर, बेस है 3 सेंटीमीटर। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें हाइपोटेनस कितना है 5 सेंटीमीटर, बेस है 3 सेंटीमीटर, ये हाइट है कितना कितना होगा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। पढ़ा हुआ है ना, पिथागोरियन जो थ्योरम होता है उसमें हमने पढ़ा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर तो दूसरा कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये एंगल कितने होंगे, ये तो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। ये स्मॉल साइड है तो इसका जो फ्रंट ना, जो फ्रंट का जो सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा छोटा होगा, तो ये कितना होगा 37 डिग्री। क्योंकि ये इससे बड़ा है तो इसका जो फ्रंट वाला एंगल होगा ये क्या होगा बड़ा होगा 53 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री। ये वाला एंगल की कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, हमें सिर्फ ये एंगल चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए क्या टेंशन निकालना है ना, हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। तो अगर ये 53 डिग्री है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा टेंशन का टी, ये क्या है ये टेंशन है, ये है हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री पे। तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा टी साइन 53 डिग्री। ठीक है, तो ये जो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट है ये बैलेंस करेगा किसको, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके वेट को, इसका वेट लगेगा कहाँ नीचे की तरफ mg, मास कितना है 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। तो t साइन 53 डिग्री बैलेंस करेगा किसको 100 न्यूटन को, तो t साइन 53 डिग्री इक्वल टू 100, t कितना होगा 100 बाई साइन 53, साइन 53 कितना है 4/5, यहाँ पे कितना होगा नीचे 4 ऊपर 5 कितना आ गया 25, ये आ गया 125 न्यूटन। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितना होगा
125 न्यूटन। समझ में आ गया? लिख लीजिए इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। यहाँ पे ये रिजिड सरफेस, ये रिजिड सरफेस, स्ट्रिंग लगा है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग लगा है, यहाँ पे ये लटका है 20 kg का मास। ठीक है, तो हमें T1 T2 निकालना है। करेंगे कैसे? पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए, इस तरफ ये है T1, इस तरफ ये है T2। ठीक है, और क्या है? यहाँ लगा है 20 kg का मास। देखिए, यहां से आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे हम क्या यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या यहाँ पे 3 फोर्स गिवन है? एक है T1, एक है T2, दूसरा क्या है? जो 20 kg का मास है, इसका वेट। यहाँ पे ये जो नीचे लगेगा, इसका वेट mg, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 200 न्यूटन। तो यहाँ पे 3 फोर्स हो गए, जो कि क्या है? कॉन्करेंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है? 135। ये जो T2 है एंड ये जो 20 kg का मास है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? देखने से पता चल रहा है कितना है? 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये कितना है? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? टोटल 360। ये 135 है 90 डिग्री, तो ये आ गया 135 डिग्री। ठीक है, अब हम यूज कर सकते हैं लामीज थ्योरम। कर सकते हैं ना? तो क्या होगा? 200 बाई बाकी दो फोर्स के बीच में जो एंगल है उसका साइन, यानी कि साइन 135 इक्वल टू T1 बाई साइन 90 इक्वल टू T2 बाई साइन 135। ठीक है, फर्स्ट T1 निकालते हैं। T1 क्या होगा? 200 इंटू साइन 90 बाई साइन 135। ठीक है, तो साइन 90 कितना है? 1। 200 इंटू 1 साइन 135 कितना है? साइन 135 इज साइन 90 प्लस 45, दैट इज cos 45। तो cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ पे साइन 135 कितना होगा? 1/√2। तो कितना आ गया? 200√2 न्यूटन। T1 आ गया। T2 क्या होगा? 200 इंटू साइन 135 बाई साइन 135 कितना होगा? 200 न्यूटन। समझ में आ गया? फर्स्ट इन दोनों को हमने सॉल्व किया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया। इन दोनों को सॉल्व करने से आ गया T1 200√2 न्यूटन। इन दोनों को सॉल्व करने से आ गया T2 दैट इज 200 न्यूटन। लिख लीजिए इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है? One end of a string 0.5 meter long is fixed to a point A and the other end is fastened to a small object of weight 8 Newton. The object is pulled aside by a horizontal force F until it is 0.3 meter from the vertical through A. Find magnitude of the tension T in the string and the force F. इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे ये है A पॉइंट, जिससे क्या लगा है? एक स्ट्रिंग। इसका लेंथ कितना है? 0.5 मीटर। इसका एक एंड ए पॉइंट पे बंधा है, दूसरा एक स्मॉल ऑब्जेक्ट। इस स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल में लगा कितना? एफ फोर्स। कब तक लगा? जो ए पॉइंट है उसके अंदर अगर एक वर्टिकल ड्रॉ करे तो उस वर्टिकल से ऑब्जेक्ट 0.3 मीटर डिस्टेंस तक रहे, उतना फोर्स लगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन निकालना है, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसको निकालना है। तो करेंगे कैसे? देखिए, थ्योरी पढ़ के लगेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। जरा सा
लेंथी प्रोसेस है तो ध्यान से देखिएगा ताकि समझने में आसानी हो। तो पहले इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पे ये वर्टिकल है, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल है ना, ठीक है? तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये है ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगा है एफ फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन, और कौन सा फोर्स? नीचे की तरफ जो वेट गिवन है, कितना? 8 न्यूटन, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? फोर्स तो मिल गया, अब चाहिए क्या? एंगल। यहाँ पे ये एंगल पता चल रहा है कितना? एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पे वर्टिकल है तो वर्टिकल के साथ ये कितना है? हॉरिजॉन्टल में है तो ये 90 डिग्री पे है। ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है? बाकी रह गया ये एंगल। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में है तो ये टोटल कितना है? 180 डिग्री। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो एंगल भी सारे हमें मिल गए। अभी अप्लाई करेंगे क्या? लामीस थ्योरम। तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है? तो अभी हम अप्लाई करेंगे लामीस थ्योरम। फर्स्ट ये वाला फोर्स 8 न्यूटन, नीचे सामने वाले एंगल का साइन, तो सामने कितना एंगल है? एफ के टी के बीच में एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू एफ बाई, इसके सामने कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, देन टी बाई कितना एंगल है? 90 डिग्री, साइन 90, ठीक है? यहां से पहले हम एफ निकालते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 8 बाई साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये टी बाई साइन 90 यानी कि साइन 90 कितना है? 1, ठीक है? तो पहले हमें निकालना है क्या? हम पहले फोर्स निकालते हैं एफ। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 8 साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि 8 टैन थीटा, ठीक है? तो टैन थीटा कितना होगा? क्या थीटा का वैल्यू हमें पता है? नहीं पता है। तो डायरेक्ट हम टैन थीटा निकालेंगे कैसे? देखिए, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये साइड कितना है? 0.3 मीटर, ये है 0.5 मीटर। तो ये वाला साइड कितना होगा? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.4 मीटर। यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर का रूट ओवर कितना होगा? 0.4 मीटर। तो ये साइड आ गया कितना? 0.4 मीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों साइड हमें पता है, तो यहाँ से हम tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या है? अगर हम इस एंगल को थीटा ले तो tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला। तो 0.3 बाई बेस कितना है? 0.4, कितना होगा? 3/4। यहाँ पे पुट करते हैं 8 इंटू 3/4, क्या आ गया? 6 न्यूटन। तो फोर्स आ गया कितना? 6 न्यूटन। और क्या चाहिए? टेंशन। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो टेंशन क्या होगा? टेंशन है एफ बाई साइन थीटा, फोर्स कितना है? 6। अभी चाहिए क्या? साइन थीटा। तो ये जो ट्रायंगल है, यहाँ से साइन थीटा कैसे निकालेंगे? साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है? 0.3। तो 0.3 बाई
0.5 कितना आ गया 3/5 पुट करते हैं साइन थीटा यहाँ पे ये आ गया 3/5 तो ये 2 5 ऊपर चला जाएगा आ गया 10 तो टेंशन आ गया कितना 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया कितना 16 न्यूटन यही पूछा है हमें ना ये है 16 न्यूटन टेंशन है 10 न्यूटन समझ में आ गया लिख लीजिए इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है थोड़ा सा लेंथी है इसलिए ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाइएगा अगर समझ में ना आए तो रिवर्स करके एक और बार देख लीजिएगा इसको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या है यहाँ पे हमें निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू हैव रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन इसका मतलब क्या है देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीन फोर्स दिया है ठीक है तो हमें निकालना क्या है एडिशनल फोर्स निकालना है कि कितना हमें यहाँ पे फोर्स ऐड करना है ताकि रिजल्टेंट फोर्स वाई डायरेक्शन में हो यानी कि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 ठीक है तो हम करेंगे कैसे जितने भी फोर्स है इनके एक्स कंपोनेंट निकालते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं फिर सबको ऐड करेंगे देखेंगे कि कितना और फोर्स ऐड करना चाहिए जिससे नेट फोर्स 0 हो जाए ठीक है तो फर्स्ट ये 1 न्यूटन का फोर्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा 1 cos 60 ठीक है 4 न्यूटन का इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे है तो ये इसका क्या है ये है इसका ये वर्टिकल के साथ कितना है 30 डिग्री पे है तो ये इसका क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये कंपोनेंट कितना होगा 4 sin 30 ये जो 2 न्यूटन है इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा इसके लिए हमें ये एंगल चाहिए तो ये एंगल कितना होगा अगर ये 60 डिग्री है देखिए आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये से राइट एंगल पे है ये 60 है तो ये 30 ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि ये राइट एंगल पे है ही नहीं वाई एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस 90 डिग्री पे है तो ये 60 डिग्री है तो ये है 30 डिग्री ये हमें गिवन है कितना 30 डिग्री ये क्या है स्ट्रेट लाइन में तो टोटल कितना है 180 डिग्री ये 60 ये 30 30 60 यानी कि टोटल हो गया 120 तो ये बाकी रह गया कितना 60 डिग्री तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री अगर आप इसको राइट एंगल समझ के ये 30 डिग्री कर देंगे तो गलत हो जाएगा ठीक है तो जरा देखिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है तो ये 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 2 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 2 cos 60 तो ऐड करते हैं 1 cos 60 प्लस 2 cos 60 ठीक है ये क्या है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये क्या है नेगेटिव तो ये इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे हम लेंगे -4 sin 30 प्लस x यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें जो एडिशनल फोर्स चाहिए ताकि टोटल कितना हो सके 0 हो सके हॉरिजॉन्टल में तो cos 60 कितना है 1/2 प्लस 2 cos 60 यानी कि 2 into 1/2 माइनस 4 sin 30 4 into sin 30 कितना है 1/2 प्लस x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे ये हो गया 1 तो ये आ गया कितना 1/2 प्लस 1 माइनस ये आ गया 2 प्लस x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे एक गया यहाँ पे रह गया कितना एक तो हाफ में से एक गया तो ये आ गया x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 तो x आ गया 1/2 और 0.5 न्यूटन तो इतना एडिशनल फोर्स हमें चाहिए ताकि हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 हो जाए ठीक है फिर क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ y डायरेक्शन में होगा इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है लिख लीजिए इसको देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 गिवन क्या है A particle moving with velocity v is acted by three forces shown by the vector triangle PQR. The velocity of the particle will be ठीक है 2019 में पूछा गया है नीट में तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल में तीन फोर्स है क्या कर रहे हैं लग रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि v वेलोसिटी से जा रहा था तो यहाँ पे होगा क्या वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी कांस्टेंट रहेगी या फिर चेंज होगी स्मॉलेस्ट फोर्स के अकॉर्डिंग तो क्या होगा देखिए यहाँ पे ये जो तीन फोर्स है क्या कर रहे हैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर ऐसे तीन फोर्स
सेम ऑर्डर में एक ट्रायंगल फॉर्म करे तो उनका जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। अगर नेट फोर्स ही 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। फोर्स होता है ना मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स ही 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ गया? लिख लीजिए इसको। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं पुल के बारे में कि पुल क्या होता है। ठीक है। तो पुल क्या होता है? देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको इस डायरेक्शन में एफ फोर्स डाल के यहाँ पे ये रोप लगा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा के इसे खींच रहा हूँ। तो पुल मतलब क्या? खींचना। पुल मतलब क्या हिंदी में? खींचना। इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? टू exert force on an object to move it towards the source of force। यानी कि देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। फोर्स का सोर्स क्या है? यहाँ है। मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है? मेरे तरफ आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पुल कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर लग रहा है फोर्स F, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स बाय मास। ठीक है। वहीं पे अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों को इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है F फोर्स से। इसका मास है m, इसका मास है m1, इसका m2। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स बाय टोटल मास। ठीक है। नेट फोर्स क्यों? क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा F1, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा F2, तो दोनों को देखेंगे कि नेट फोर्स कितना है। अगर इस तरफ 10 न्यूटन है, इस तरफ 50 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कहाँ है? इस डायरेक्शन में कितना? 50 माइनस 10 दैट इज 40 न्यूटन। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? 40 न्यूटन। वैसे ही टोटल मास मतलब जितना मास है सबका सम। ठीक है। क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए, ये है 2 kg, ये है 3 kg का ऑब्जेक्ट। ठीक है। दोनों जैसे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इनको इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है कितने से? मान लेते हैं 10 न्यूटन से। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना है? यहाँ पे सिर्फ 10 न्यूटन लग रहा है। टोटल मास 2 kg प्लस 3 kg दैट इज 5 kg। तो कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन का एक और यूनिट यूज करेंगे। कौन सा यूनिट यूज करेंगे? न्यूटन पर केजी। इसको हम यूज क्यों करेंगे? ताकि हमको क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखिए, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 3 kg का मास है, दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अगर हमें पूछेगा कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, तो कैसे निकालेंगे? तब हमें ये हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? देखिए, टोटल फोर्स है 10 न्यूटन, यहाँ पे कितना है? 3 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 2 न्यूटन पर केजी, यानी कि 1 केजी मास के लिए 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना मास है? 3 केजी का, तो कितना फोर्स लगेगा? 3 इंटू 2 दैट इज 6 न्यूटन। टोटल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, यहाँ पे लगा 6 न्यूटन, तो यहाँ पे रह गया कितना? 10 माइनस 6, 4 न्यूटन। ठीक है। इसका मास कितना है?
2 केजी, तो यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4 न्यूटन। समझ में आ गया? और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये है 2 केजी, यहाँ पे ये 3 केजी, यहाँ पे ये 5 केजी। इस तरफ लग रहा है फोर्स 100 न्यूटन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे टेंशन निकालिए, यहाँ पे टेंशन निकालिए, क्या होगा, ट्राई कीजिए खुद से, करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बाई टोटल मास। नेट फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। टोटल मास कितना है, 2 3 5 5, टोटल कितना हो गया 10। तो ये आ गया 10 न्यूटन पर केजी, यानी 1 केजी मास के लिए 10 न्यूटन लगेगा फोर्स। तो यहाँ पे 5 केजी है, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 5 इंटू 10 दैट इज 50 न्यूटन। अगर यहाँ पे 50 न्यूटन लग गया तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 दैट इज 50 न्यूटन। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, 50 न्यूटन। यहाँ पे 3 केजी है, तो कितना लगेगा यहाँ पे फोर्स, 3 इंटू 10 दैट इज 30 न्यूटन। तो स्ट्रिंग में कितना रह जाएगा टेंशन, 50 माइनस 30 दैट इज 20 न्यूटन। इसका मास कितना है, 2 केजी। कितना लगेगा यहाँ पे फोर्स, 2 इंटू 10 20 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये है 3 केजी, ये है 2 केजी, ये है 4 केजी, 5 केजी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए इस तरफ लग रहा है 100 न्यूटन, इस तरफ लग रहा है 400 न्यूटन। तब आपको निकालना है कि इसमें टेंशन क्या होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पहले वही एक्सेलरेशन निकालेंगे, कितना, नेट फोर्स एफ नेट बाई एम टोटल, यानी कि नेट फोर्स बाई टोटल मास। एफ नेट कितना है, 400 माइनस 100, तो 400 माइनस 100 बाई टोटल मास कितना है, 3 प्लस 2 प्लस 5, 3 प्लस 2 प्लस 5, तो ये हो गया 300 बाई 10 दैट इज 30 न्यूटन पर केजी। मतलब 1 केजी के लिए 30 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे 3 केजी है तो कितना फोर्स लगेगा, 3 इंटू 30 दैट इज 90 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे रह गया कितना, 400 माइनस 90, 310, 400 माइनस 90 दैट इज 310 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 केजी, तो 2 केजी के लिए कितना लगेगा, 2 इंटू 30 दैट इज 60 न्यूटन। तो 310 था, 60 लग गया, तो यहाँ पे कितना आ गया टेंशन, 250 न्यूटन। यहाँ पे कितना है 5 केजी, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, 5 इंटू 30 150 न्यूटन। बाकी रह गया कितना, 100 न्यूटन। समझ में आ गया। तो पुल के क्वेश्चन कैसे करेंगे, पुली मास सिस्टम हम पढ़ेंगे, पुल के ऊपर और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी ये बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पुल। अभी पुश देखते हैं कि पुश क्या होता है। देखिए पुल क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स लगा के हम जो फोर्स का सोर्स है उसी डायरेक्शन में ला रहे हैं तो उसको बोलते हैं पुल। वैसे ही पुश मतलब फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम पुश कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि सोर्स से दूर जा रहा है। फोर्स का सोर्स ये है, यहाँ से लगा रहे हैं,
दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? पुश बोलेंगे। देखिए, ये है ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर हम डाल रहे हैं फोर्स, इसका मास है m। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वैसे ही नेट फोर्स बाई टोटल मास। ठीक है, अगर ये है 5 kg, ये है 2 kg। ठीक है, लगा के क्यों रखा है? ऐसे रख सकते हैं ना। अब अगर सोच रहे हैं कि ऐसे रख सकते हैं, तो ऐसे रखने से जाएगा कैसे? अगर इसको पुल करेंगे तो इसके बीच में तो ये स्ट्रिंग है ना, तो जाएगा कैसे? तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट ऐसे पास पास है, अगर ये दो पास में है तो इसको पुश करेंगे तो दोनों साथ में जाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसे है, दोनों के बीच में रस्सी लगा है, तो इसको पुल करेंगे तो ये कैसे जाएगा? ठीक है, समझ रहे हैं ना सिस्टम क्या है यहाँ पे? तो ये जो दो ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे आसपास है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कितना? 60 न्यूटन। ठीक है, तो वैसे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स बाई मास। फोर्स कितना है? 60, मास कितना है? इसको 3 कर देते हैं ताकि आसानी हो कैलकुलेशन में। तो कितना होगा टोटल मास? 5। ये आ गया 12 न्यूटन पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? 3 इंटू 12 दैट इज 36 न्यूटन। यहाँ पे 2 इंटू 12 दैट इज 24 न्यूटन। समझ में आ गया? पुश का ये है पुश का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 60 न्यूटन डालेंगे तो यहाँ पे इतना फोर्स लगेगा, यहाँ पे इतना फोर्स लगेगा। समझ में आ गया? देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि जब पुल हो या फिर पुश हो, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में वो मोशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम ये रोप लगा है, तो इस डायरेक्शन में हम पुल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर पुश कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तब हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? ये हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, तब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे? तब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा कौन? ये जो फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि F cos थीटा। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे? अगर इसका मास m है तो एक्सेलरेशन होगा F cos थीटा बाई m। समझ में आ गया? ये किसके केस में? पुल के केस में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये है मास m। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है? सरफेस के ऊपर है, तो इसके ऊपर नॉर्मल कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ n। इसका वेट लग रहा है नीचे कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। ठीक है, इसके ऊपर और कौन सा फोर्स लग रहा है? ये जो फोर्स है इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा F sin थीटा। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या करेगा? इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेगा, लेकिन इसके ऊपर इस फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी तो होगा ना। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है क्या? F sin थीटा। तो यहाँ पे n प्लस F sin थीटा को बैलेंस करेगा क्या? mg, यानी कि n प्लस F sin थीटा इक्वल टू mg। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? mg माइनस F sin थीटा। तो इस केस में नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे? समझ में आ गया? ठीक है, ये क्या है? पुल का केस। वैसे पुश का देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स F। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट इसको मूव कराएगा हॉरिजॉन्टल में? ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा। ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ लगेगा? यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अगर इसका मास m है तो इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे वही F cos थीटा बाई m। दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है क्या?
नॉर्मल तो नॉर्मली वर्टिकली अपवर्ड लगेगा क्योंकि ग्राउंड के ऊपर है। इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है अपना वेट mg, लेकिन ये जो फोर्स है इसका कौन सा कंपोनेंट लग रहा है इसके ऊपर, f sin थीटा। लेकिन यहाँ पे f sin थीटा कहाँ था, ऊपर की तरफ, यहाँ पे f sin थीटा कहाँ है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे f sin थीटा, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg प्लस f sin थीटा। तो इस केस में नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। ठीक है, ये है पुल का केस, ये है पुश का। जब एक एंगल पे फोर्स लगा है तब क्या करेंगे, तब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नॉर्मल कैसे निकालेंगे, लिख लीजिए इसको। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नंबर 10 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे पुली मास सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुल का केस है, ये पुश का केस है। दोनों ही केस में हमें एक्सेलरेशन निकालना है, नॉर्मल निकालना है। फर्स्ट एक्सेलरेशन निकालते हैं, कैसे, एफ कॉस थीटा बाई एम। फोर्स कितना है 5 कॉस, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे है 60 डिग्री, तो कितना हो गया 5 इंटू कॉस 60 1/2 दैट इज 5/2। तो यहाँ पे 5/2 बाई मास कितना है 2 kg, तो कितना आ गया 5/4 न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल कैसे निकालेंगे, पुल के केस में नॉर्मल कैसे निकालेंगे, mg माइनस f sin थीटा। ठीक है, f sin थीटा कितना होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट, तो 5 sin 60 दैट इज 5 इंटू √3/2। ठीक है, तो mg कितना होगा, मास कितना है 2, g कितना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 माइनस f sin थीटा यानी कि 5 इंटू √3/2। तो ये हो गया 20 माइनस ये 2.5 √3 का वैल्यू करके पुट करके फर्दर आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना नॉर्मल, इतना न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे है, तो वही f cos थीटा बाई m। फोर्स कितना है 5, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 5 cos 37, तो 5 cos 37 दैट इज 4/5, कितना है, ये आ गया 4। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 5 sin 37, तो 5 इंटू साइन 37 3/5 दैट इज आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे f cos थीटा बाई m, f cos थीटा कितना है 4, तो 4 बाई मास कितना है 2 kg, कितना आ गया 2 न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, पुल के केस में नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, mg प्लस f sin थीटा। mg कितना है, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 प्लस f sin थीटा कितना है 3, तो टोटल आ गया 23 न्यूटन। तो समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन नॉर्मल कैसे निकालेंगे, पुल के केस में, पुल पुश के केस में अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे फोर्स लग रहा हो तो। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।